नया IBN 7 हौसला है। एक साल मोदी सरकार। देश के सबसे बड़े सर्वे में अब तक हमने आपको बताया मोदी सरकार पर क्या है देश की राय। देश के नजरिए में कैसा है एक साल पर मोदी सरकार का आउटलुक। IBN 7 के सर्वे में हमने आपको बताया कि 72% लोग सरकार के एक साल के कामकाज से संतुष्ट हैं। सरकार से संतुष्ट होने की वजह है विकास की ओर सरकार का रुझान। सबसे अधिक 30% लोग विकास को ही दे रहे हैं तरजीह। हालांकि 14.7% लोगों ने जरूरी चीजों के दाम बढ़ाने पर नाराजगी भी जताई, लेकिन 5.18% मानते हैं कि महंगाई घटी है। 5.13% की नजर में सरकार समझदार है। जाहिर है जनता ने उम्मीद नहीं खोई है। जाहिर है जनता का भरोसा सरकार पर अभी भी कायम है। लेकिन क्या है इस भरोसे की वजह? क्या है सरकार के मुखिया के बारे में जनता की राय? देखिए एक साल मोदी सरकार, सबसे बड़ा सर्वे। और जैसा कि हमने आपको बताया कि ये क्योंकि हम बीते 1 घंटे से इस सर्वे के बारे में बातचीत कर रहे हैं, सबसे बड़े ओपिनियन पोल को आप दिखा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ूं उसके पहले इस पैनल पे इस वक्त हमारे साथ कौन लोग हैं उनका परिचय आपसे कराता हूं। स्मिता प्रकाश ANI के एडिटर मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। सैबल गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ नए मेहमान हैं, उनका परिचय कराता हूं। सलमान सोज कांग्रेस पार्टी के नेता, युवा चेहरे मेरे साथ जुड़ गए हैं। मेरे साथ मनीषा कायंदे जी हैं जो प्रवक्ता हैं शिवसेना की, वो जुड़ गई हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से GVL नरसिम्हा राव पार्टी के नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। और एक्सिस माई इंडिया के MD प्रदीप गुप्ता जिनकी एजेंसी ने सर्वे कराया है, वो मेरे साथ अब जुड़ चुके हैं। आप सब कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम है GVL नरसिम्हा राव के, मैं कोशिश करता हूं आपका हमारे सिग्नल्स मिले। GVL मैं आप तब तक लाइन ठीक हो, मैं फाइंडिंग्स आपके सामने कुछ रखना चाहूंगा। और ऐसे वो दर्शक जो अभी अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो बीते 1 घंटे में नहीं थे, उनके लिए क्विक एक रिकैप करता हूं। पहला सवाल सर्वे का था एक्सिस के इस पोल में कि क्या आप इस सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं या नहीं है। ये नेशन वाइड 20,000 से ऊपर लोगों के सैंपल साइज का क्या राय आई है, वो देखिए आप, उसके नतीजे आपके सामने हैं। 72% लोग संतुष्ट हैं, 22% लोग असंतुष्ट हैं, संतुष्ट नहीं है, और 7% लोग ऐसे 6% लोग माफ करेगा जिनकी कोई राय इस बारे में नहीं है। ये नेशन वाइड फिगर है। और ये जो फिगर है खासतौर पर ये बीजेपी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए वाकई में सुकून देने वाली है, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने वाली है। इसी को जब मैं उत्तर भारत में दिखाता हूँ, इसी राय को उत्तर भारत की उसको रिकैप कर रहा हूँ। ये फिगर हम दिखा चुके हैं पहले भी आपको पिछले घंटे में। ये उन दर्शकों के लिए जो अभी अभी हमारे साथ 9 बजे में जुड़े हैं। उत्तर भारत के जो राज्य हैं वहाँ पर क्या फाइंडिंग्स कहती हैं। 72% संतुष्ट, ऑलमोस्ट वही जो नेशन का फिगर है। 21% असंतुष्ट, ऑलमोस्ट वही जो देश का फिगर है। और 7% यानी जिनकी कोई राय नहीं है। और अब बात मैं करूंगा इस सेगमेंट की, वो सवाल जिसके बारे में पूरा देश जानना चाहता है, सुनना चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे प्रधानमंत्री है? कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? कई पैरामीटर्स पर नरेंद्र मोदी की शख्सियत को, उनके व्यक्तित्व को आंकने की कोशिश की गई इस सर्वे में। देखते हैं क्या नतीजे सामने आए। इंटरेस्टिंग फिगर्स, प्रभावी और तेज। 56% लोगों का मानना है कि ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो प्रभावी दिखते हैं, इफेक्टिव दिखते हैं और तेज दिखाई देते हैं। अब प्रभावी और धीमे, इसका ऑपोजिट कितने लोग मानते हैं? वो केवल 15% लोग हैं। इच्छा शक्ति नहीं है, यानी ऐसे कितने लोग हैं जो ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री के अंदर कोई इच्छा शक्ति नहीं है? महज 2% लोग, यानी 98% लोग ऐसे हैं जो संतुष्ट हैं या जो कहते हैं कि प्रधानमंत्री के अंदर इच्छा शक्ति दिखाई देती है। ज्यादा कड़क नहीं है। 4% लोग, यानी 96% लोग कहते हैं कि ये प्रधानमंत्री कड़क है, काम करा सकते हैं मोटे तौर पर। साफ छवि लेकिन अच्छे प्रशासक नहीं, केवल 6% लोग ऐसा कहते हैं। यानी मोटे तौर पर लोग बाग मानते हैं कि साफ छवि भी है और अच्छे प्रशासक भी हैं। ये जो कांग्रेस का एक बहुत बड़ा कैंपेन है पैकेजिंग का, मार्केटिंग के गुरु हैं कि काम कम करते हैं, बातें ज़्यादा करते हैं, ऐसा मानने वाले
महज 13% लोग हैं, इस सर्वे की फाइंडिंग्स ये कहती हैं, और 4% लोग अन्न के खाते में आते हैं। इसको अगर हम एक साथ देखें इन तमाम फिगर्स को, तो ये माना जा सकता है मोटे तौर पर जो प्रधानमंत्री के बारे में बातें ऑपोजिशन की तरफ से कही जा रही है, और मैं पूछूंगा भी, मेरे साथ सलमान सोज हैं, मनीष और लोग जुड़ेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि प्रधानमंत्री के बारे में जो बातें कही जा रही हैं कम से कम इस सर्वे में, इस पोल में वो निकलकर सामने नहीं आता है। सबसे बड़ी बात, इफेक्टिव और तेज प्रधानमंत्री के तौर पर ये फिगर को देखिए आप, कैसे बार 56% की ओर बढ़ता सा दिखाई देता है। इसी सवाल को अब मैं खास तौर पर उत्तर भारत के राज्यों में बांटने की कोशिश करता हूँ। उत्तर भारत के लोग किस तरीके से प्रधानमंत्री को देखते हैं। ऑलमोस्ट फिगर वही है जो हमने नेशन पे देखे थे। प्रभावी और तेज 58%, अप्रभावी 12%, इच्छा शक्ति नहीं 2%, ज़्यादा कड़क नहीं 3%। इसको मैं इकट्ठा करके एक साथ एक प्लेट पर ले आता हूँ, समझने में आसान रहेगा, वक्त भी ज़ाया नहीं होगा। 58% लोग उत्तर भारतीय राज्यों के प्रधानमंत्री को प्रभावी मांगते हैं। ये फिगर आप देख सकते हैं। ये तमाम आंकड़े उत्तर भारत में प्रधानमंत्री की लोकप्रियता की ओर इशारा करते हुए, अब इसी फिगर को हम उन 6 राज्यों की तरफ ले चलेंगे जहां पर चुनाव होने वाले हैं या अभी अभी चुनाव खत्म हुए हैं। दिल्ली जहां पर चुनाव हो चुके हैं, बाकी पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार। ये फिगर भी चौंकाने वाले हैं। प्रभावी और तेज जो मानने वाले लोग हैं वो 75% लोग पश्चिम बंगाल में हैं। 75 बीजेपी के लिए बहुत बड़ी थम्स अप की स्थिति है ये, वो बीजेपी जो पश्चिम बंगाल में ना के बराबर है। बिहार में 56% लोग, बिहार में 3 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव है विधानसभा के, 60% लोग प्रभावी तौर पर देखते हैं नरेंद्र मोदी को, उनकी शख्सियत को। पंजाब 28%। यहाँ पर बीजेपी को वाकई में काम करने की जरूरत है। अकाली दल का साथ उनके लिए काफी भारी पड़ता सा प्रतीत होता है, प्रतीत के शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तमिलनाडु में भी बीजेपी का कोई पहचान नहीं है, लेकिन वहाँ भी 57% लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इफेक्टिव के तौर पर देखते हैं, प्रभावी के तौर पर देखते हैं। दिल्ली में भी जहाँ पर बीजेपी ने करारी मात खाई, वहाँ पर भी 52% लोग नरेंद्र मोदी को मानते हैं कि वो प्रभावी और तेज प्रधानमंत्री हैं। बहुत ही दिलचस्प आंकड़े हैं आपके सामने स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ाता हूँ। कुल मिलाकर जो कांग्रेस की बातें काम कम बातें ज़्यादा, इस थ्योरी को मानने वाले लोग बिहार में हैं सबसे अधिक 20%। वो बिहार जहाँ पे लालू और नीतीश है। 16% लोग उत्तर प्रदेश के हैं, क्योंकि इन 2 राज्यों में भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर विपक्ष ने काफ़ी ज़्यादा कैंपेन भी किया है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें निकलकर सामने भी आई हैं, और वो बात उन राज्यों में कुछ हद तक मोटे तौर पर दिखाई देती है। यहाँ पर बीजेपी के लिए कुछ होमवर्क करने की स्थिति हो सकती है। ये कुल फिगर है आपके सामने, आप देख सकते हैं कि क्या कहना है देश के प्रधानमंत्री के बारे में देश की जनता की राय का। एक राय पे प्रदीप गुप्ता जी सबसे पहले आपकी लेना चाहूंगा। प्रदीप जी, क्या मानते हैं आप, प्रधानमंत्री की शख्सियत बढ़ी है, लोकप्रियता बढ़ी है इन 1 साल में कि वैसी की वैसी स्थिर है? मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता जरूर बढ़ी है, और इसको उस नज़रिए से देखा जाना चाहिए। इसको पहली बात तो चुनाव और वोट से थोड़ा सा परे रखना चाहिए। यदि जैसा कि हमने बताया अपने सर्वे में 70% लोग करीब हमने ग्रामीण में पूछा है, तो ग्रामीण जो लोग हैं उनकी मानसिकता से वाकिफ होना बहुत ज़रूरी है। ग्रामीण वो लोग हैं जिनकी मोटी मोटी इनकम 10,000 के करीब है, और उनके जो मूलभूत समस्याएं जो हैं वो महंगाई है। दूसरी, जैसे मोदी जी ने चलाया स्वच्छता अभियान, जो कि उनके घर में शौचालय से डायरेक्ट कनेक्टेड है, जो कि उनको सीधा सीधा नज़र आता है कि हाँ यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर फायदा हो रहा है और उस दिशा में काम हो रहा है। जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे, विकास की जो बात है, विकास ऐसी वस्तु नहीं है कि जो आज दिया और कल पहुंच गई। उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके एक ग्रामीण तक जाने के लिए इतने सारे चैनलों से होके गुजरना पड़ता है कि उसमें एक समय लगता है। लेकिन उसके पास जो चीज एक ग्रामीण व्यक्ति के पास सामने जो चीज है वो है तुलनात्मक अध्ययन। वो देखता है कि इसके पहले, आज से 1 साल पहले क्या मेरी स्थिति थी, क्या सरकार का नजरिया था, किस तरह की डिलीवरी उस तक पहुंच रही थी, डिलीवरी से संबंधित किस तरह का डायलॉग और किस तरह की नीयत, एक इच्छा शक्ति, वो साफ साफ उनको नजर आती है कि हाँ इस सरकार से कुछ तो होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल। जैसे कि आप तमिलनाडु में देखें कि बीजेपी का या
मोदी सरकार का कोई ज्यादा महत्व नहीं है, बट उसके बाद भी वहां का आदमी भी ये तो कम से कम देख सकता है कि सरकार की दिशा और नियत के अनुसार दिशा तय होती है। यदि आप ये तय कर लें कि मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, वो होती होती बोटे तरीके से नजर आती है, इसीलिए आप पॉपुलरिटी। मैं अब पॉलिटिकल डिबेट में ले जाना चाहता हूँ, मेरे तो मेहमान इंतजार कर रहे हैं। सलमान सोज साहब, नरेंद्र मोदी साहब की लोकप्रियता, पॉपुलैरिटी कम से कम उसी स्थिति पर दिखाई देती है जहां पर पिछले साल थी। राहुल गांधी का 56 दिन का अवकाश और उसके बाद का रिवैम्प या रिवर्क किया हुआ जो उनका फील है, आपको लगता है कि इसको चुनौती दे पाएगा? अवस्थी जी, पहले मैं आपसे 2 टेक्निकल सवाल पूछता हूं, उसका अगर जवाब मिल जाता तो मैं शुक्रिया करता आपका। पहला ये कि आपने कहा 20,000 आपके रिस्पोंडेंट थे, आप कितने डिस्ट्रिक्ट्स में गए? 153 प्लस 153 153। तो रफली आपने एक डिस्ट्रिक्ट में 100 लोगों से पूछा, रफली जी 100 के करीब, 100 यानी कि एक बड़े डिस्ट्रिक्ट में आपने 100 लोगों से कुछ किया। आपके पास दूसरा सवाल, आपके पास डेटा है कि जो आपके वोटर, जो आपके रिस्पोंडेंट हैं, इनमें से कितने बीजेपी वोटर हैं? ये कोई नहीं, आपने ये पता किया? ये कोई नहीं बोलता है सर। नहीं, मैं इसका जवाब दे दूं। नहीं, जवाब दे दूं। प्रदीप गुप्ता, प्रदीप जी आप एक्सेस है। सोज साहब, बहुत ही अच्छा और उम्दा सवाल आपने किया। मैं आपको बता दूं, हमारी ट्रेनिंग का, सर्वेयर्स की ट्रेनिंग का पहली शर्त है, नंबर 1 की सर्वेयर्स को किसी भी तरह का बायस या किसी भी पार्टी का नहीं होना चाहिए। दूसरा, हम ये सर्वेयर में ये भी तय जरूर कर देते हैं उनका मीडिया से कोई संबंध ना हो, एक बात। दूसरी बात, जब हम रिस्पोंडेंट की बात करते हैं तो हमारे सर्वेयर्स को ये बिल्कुल बताया गया है कि सबसे पहला सवाल आप ये करें कि आपका किसी भी पार्टी या राजनीतिक दल से कोई सरोकार या संबंध है क्या। यदि ये पाया गया है तो आप उनको नमस्ते करके आगे चले जाइए, क्योंकि उसके कोई मायने नहीं होंगे, वो सबको पता है कि उसके क्या रिजल्ट आएंगे। जी, मैं आपको बताता हूं मैंने क्यों पूछा सवाल। जी, एक बहुत बड़ा अखबार है इस मुल्क का, फाइनेंशियल न्यूज़पेपर है, उनका भी सर्वे आया, तकरीबन आप जैसे रिजल्ट था, लेकिन पता चला कि जो उनके रिस्पोंडेंट थे, जब उनकी उनके वोटिंग पैटर्न देखा गया कि उन्होंने किसको वोट किया था, वो पार्टी के लोग नहीं थे, वोट किसने किया था, उसमें 88% जो सैंपल था वो बीजेपी वोटर थे। पहली बात, उससे क्या पता चलता आपको? मैं आपको यह बताऊं कि जब ऐसी टेक्निक्स आती हैं, जब ऐसे सैंपल्स आते हैं सामने, उसे यह पता चलता है पहली 2 चीजें हैं। एक तो वोटर जो होता है, जो बीजेपी का वोटर होगा, सलमान साहब ये रैंडम, मैं आपको सीधा बता रहा हूं, बजाय इसके कि आप सीधे बोल दीजिए ना कि हमने बायस होकर सर्वे कराया है और आप हम डिबेट को खत्म कर देते हैं। नहीं, अगर जब आप सुनिए ना सलमान साहब, अगर आप सवाल खड़े कर रहे हैं तो मैं अच्छा लगता मुझे कि आप सबूतों के साथ खड़े करते। आप मुद्दे पर जवाब दे दीजिए तो बेहतर होगा, बजाय इसके कि मैं सर्वे की ऑथेंटिसिटी पर पूरा डिबेट लेके चला जाऊं। अगर आप सर्वे से संतुष्ट नहीं है तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकता हूं। बोलिए। नहीं अवस्थी जी, मैं आप प्लीज, मैं उन सियासतदानों में से नहीं कि मैं आपकी चैनल को कहूं कि आप बायस्ड हैं, नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जब आप रैंडम सैंपलिंग करते हैं, बहुत बार ऐसा देखा जाता है, जो मैंने यहाँ के सबसे बहुत बड़ा फाइनेंशियल अखबार है जिसने ऐसा किया। अरे किसी ने किया होगा, पता ऐसा भी हो सकता है। क्यों जा रहे हैं अतीत में, क्यों जा रहे हैं? तो मैं आपको ये मैं आज की बात कर रहा हूँ, ये बताऊं कि ऐसा हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु जैसे स्टेट में बढ़ रही है, ये बीजेपी कांग्रेस के लिए चिंता की बात नहीं है क्या? देखिए नहीं अवस्थी जी, देखिए, अगर मैं आपके सैंपल पे ही देख लूं, मैं आपको ये बता दूं कि मैं अगर डिस्कशन सैंपल पे है फिर तो मैं आपकी बहुत खराबी कर सकता, लेकिन मैं सियासत पे आता हूं, पॉलिटिक्स पे आता हूं। मोदी जी के 1 साल में क्या हुआ, लोगों के सामने क्या है? सबने कहा अच्छे दिन आएंगे, मैं आपको बताता हूं कैसे दिन आए हैं। एक टेक्निकल वजह से जीडीपी ग्रोथ रेट, इन्होंने कहा यूपीए के टाइम में अब 4.9 नहीं थी, 6.9 हो गई, उसके बाद इनके टाइम में 7.5 हो गई। ये इन्होंने एक टेक्निकल चेंज किया, लेकिन अब उसके नीचे क्या है? हमारी इकोनॉमी जो गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, उसके नीचे क्या है? आपकी इन्वेस्टमेंट डाउन है, आपके एक्सपोर्ट्स डाउन है, आपकी जॉब ग्रोथ डाउन है, आपकी एग्रीकल्चरल ग्रोथ डाउन है, ठीक है ना? आपके क्रेडिट ग्रोथ, यानी कि आपके बैंक्स कोई क्रेडिट नहीं दे रहे हैं। 18 साल में जो क्रेडिट ग्रोथ आपकी है इस वक्त, 18 साल में इतनी कम नहीं हुई है, ठीक है? आपके प्रोजेक्ट टेकअप डाउन है, आपके टेंडर्स डाउन है, ठीक है ना? अब सब डाउन है चलेगा आगे को, क्योंकि इसका तो सब डाउन है और उसके बावजूद भी लोकप्रियता बढ़ रही है।
नहीं वो आपके सर्वे में बढ़ रही है, आपके सर्वे में बढ़ रही है, लेकिन मैं आपको बताऊं, ये मेरे सर्वे की बात नहीं है। इस वक्त जितने सर्वे आए हैं ना, आपके सर्वे की बात, जितने सर्वे आए हैं सब जगह ऑलमोस्ट ऐसे ही रिजल्ट दिख रहे हैं। मैंने आपको ये भी बताया कि एक सबसे बड़ा अखबार है उसका सर्वे, उसकी तो मैंने धज्जियां उड़ाई हैं। आपको मैं कह रहा हूं कि हर कोई सर्वे सेम नहीं होता। जीवीएल जवाब देना चाह रहे हैं, आप डिस्ट्रिक्ट को, अरे मैं कह रहा हूँ सब कुछ डाउन है, जीवीएल बता दे, सब कुछ आपको बता दे। जीवीएल सब कुछ डाउन है आपके यहाँ, जॉब ग्रोथ भी नहीं है। जवाब दीजिए, सब कुछ नौकरियां नहीं है, विकास नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। सलमान सोज साहब तो बताइए, चोरी को लेके आए। गवर्नमेंट का डेटा है, ये तो गवर्नमेंट का डेटा है, जवाब डेटा नहीं है, गवर्नमेंट का डेटा है। आई थिंक सलमान जी को न सरकारी आंकड़े पसंद आ रहे हैं, क्योंकि सभी पॉजिटिव आंकड़े आ रहे हैं सरकार के माध्यम से, जो भी स्टैटिस्टिक्स निकलते हैं, और जो मीडिया के माध्यम से जो सर्वे के आंकड़े आ रहे हैं वो भी हजम नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इस डिनायल मोड में है अभी भी, क्योंकि एक साल हो गया, एक साल के कार्यकाल के बाद भी प्रधानमंत्री जी का अप्रूवल रेटिंग 75%, 76% हो, उस सरकार की किस प्रकार की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इमेज है, ये सलमान जी खुद समझते हैं, बेहतर समझते हैं, लेकिन उनको अपनी पार्टी का लाइन लेना है, तो इसलिए कोशिश कर रहे हैं सभी आंकड़े को नकारने के लिए। लेकिन सच्चाई यह है कि महंगाई जो 10 साल के आपके कार्यकाल में कंट्रोल नहीं हो सका, क्या ये महंगाई को जो आंकड़े हैं जो 6% से नीचे है, अप्रैल के महीने में जो रिटेल इन्फ्लेशन है ये 5% से भी कम है, और होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन, होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है ये नेगेटिव में है लगातार, कई महीनों के तक, कई महीनों से ये लगातार नेगेटिव में चल रही है। आपके कार्यकाल में, कांग्रेस के कार्यकाल में ये इन्फ्लेशन लेवल, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कम से कम 8 से लेकर के कभी 12-13% तक चला गया था। तो इसलिए ये नए आंकड़े जो आ रहे हैं आपको पसंद नहीं होंगे। सलमान साहब मैं आऊंगा, शिवसेना मेरे साथ है, शिवसेना और जो जीडीपी ग्रोथ की जो बात है, जीवीएल आपकी साथी है शिवसेना, उनसे पूछ लेते हैं कितना अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। मनीषा जी संतुष्ट हैं मोदी जी की कामकाज से, या कोई सुबह सामना में कुछ नया आर्टिकल देखने को मिलेगा कल सुबह? देखिए, ये एनडीए की सरकार है, पहले तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहती हूं, और शिवसेना और अन्य साथी दलों के साथ हम सरकार में हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ, और ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि एक अच्छी सरकार देश को दें, और इसीलिए हमने एनडीए ज्वाइन किया है। सबसे पहले तो बियॉन्ड द सर्वे मैं कुछ कहना चाहती हूं जी, कि जिस प्रकार की सरकार देश के लोगों ने अनुभव की है कि एक तरह जो प्रधानमंत्री थे पूर्व, न वो कुछ बोलते थे, न कोई परफॉर्मेंस था, और किसी के दबाव में रहते थे, तो ये एक लोगों को इतना बड़ा चेंज अनुभव करने को मिला है कि एक प्रधानमंत्री हैं देश के जो लोगों के लिए एक्सेसिबल है, फॉरएवर ऑनलाइन है, हर एक जो इंटरनेट पे जो कुछ उपलब्धि है, जो कुछ यूज करने, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, व्हाट्सएप हो, और सभी प्रकार से प्रधानमंत्री जी लोगों से कनेक्टेड है, चाहे वो मन की बात हो, और स्वच्छ भारत अभियान हो या इंश्योरेंस पॉलिसीज हो। तो ये एक सरकार की छवि जो बनी है वो एक ओवरऑल समाधानकारक छवि बनी है। जी हाँ मनीषा जी, आपकी टिप्पणी बहुत खासा मायने रखती है, वो इसलिए भी क्योंकि शिवसेना के मुंह से इतने अच्छे शब्द शायद 16 मई 2014 के बाद से लेके अपनी सरकार कहते हैं, क्योंकि हम इसे अपनी जीवीएल नरसिम्हा राव वाकई में आज बहुत 56 इंच का सीना लेके हंस रहे हैं। देखिए, जहां तक कुछ ऐसे मुद्दे हैं कि जिन पर हमारी सरकार के साथ सहमति नहीं है, तो शिवसेना एज ए इंडिविजुअल पार्टी अपना सेर रखती है, बिल्कुल, और इसमें कोई भी हिचकिचाहट नहीं होगा। मनीषा जी, आपकी बात पे स्मिता प्रकाश कुछ बोलना चाह रही थी। एक पार्टी होने के नाते स्मिता जी, आप एक कंपैरिजन कर रहे हैं। मनीषा जी एक मिनट देखिए, जब पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे को अटैक करती है, एक स्ट्रेटजी बनती है। तो जब
बीजेपी जो है कांग्रेस की सरकार को अटैक करी थी तो दो चीजें थी, एक पॉलिसी पैरालिसिस, दूसरा लीडरशिप क्राइसिस। इन दोनों मुद्दों को लेकर दे अटैक द कांग्रेस गवर्नमेंट यूपीए 2 और फिर उन्होंने कहा कि हम डेवलपमेंट मॉडल लाएंगे एज कंपेयर टू दिस। वो चल गया उनका। अब कांग्रेस को चाहिए कि उनकी बीजेपी का जो वीक स्पॉट है उसको अटैक करे, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, उनके स्ट्रांग स्पॉट को अटैक कर रहे हैं। स्ट्रांग क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, लीडरशिप। उनकी जो प्राइम मिनिस्टर है वो स्ट्रांग पॉइंट है, लेकिन उसी को अटैक कर रहे हैं कि सूट बूट की सरकार। इससे तो काम चलेगा नहीं। आपने देखा आपके सर्वे और बाकी सभी सर्वे में दिखाया गया है कि बीजेपी का जो स्ट्रेंथ है वो है मिस्टर मोदी, राइट, लीडरशिप। लेकिन जो अभी सलमान साहब ने पूरी लिस्ट गिनाई है कि वेयर इज द प्रॉब्लम इज द इकोनॉमी। अगर कांग्रेस पार्टी अगर बीजेपी को टैकल करे कि इकोनॉमी के ऊपर, फार्म सेक्टर में जो क्राइसिस है उस पर टैकल करे, तब उनको कोई फायदा हो। लेकिन वो बेकार के काम में लगी हुई है। पार्लियामेंट में भी सूट बूट सरकार, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मोदी क्या पहन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, चाय पी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं। बार बार वही बातें। ये तो वही बात होगी कि पार्लियामेंट में आपने मणिशंकर अय्यर के स्पीच लेके वही चला रहे हैं। मैं ब्रेक में जा रहा हूं। मैं आऊंगा सलमान साहब आपके पास। एक छोटा सा ब्रेक यहां ले रहे हैं। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा इस फाइंडिंग्स के तमाम माइन्यूटेस्ट डिटेल आप हमारी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। जितना चीज हम आज दिखा रहे हैं वो नतीजे IBNKhabar.com हमारी वेबसाइट पर है। आप वहां जाकर डिटेल देख सकते हैं। सर्वे क्योंकि बहुत बड़ा सैंपल साइज है, बहुत सारी फाइंडिंग्स है, अगले 3 दिनों तक जारी रहेगा। आज हो गया, कल हम दिखाएंगे, परसों भी हम दिखाएंगे। एक बार फिर ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख पा रहे हैं IBN 7 पर सबसे बड़ा सर्वे, 23 राज्य, 20,000 से ऊपर का सैंपल साइज। और आपको बता दें 153 जिलों को कवर किया इस सर्वे के दौरान। अब तक का ये सबसे बड़ा सर्वे आप देख पा रहे हैं। इसी सर्वे में हमारा अगला मुद्दा है अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ, आर्थिक हालात से जुड़ा हुआ, जिसकी तरफ सलमान सोज साहब ने इशारा भी किया था। हमारे साथ पैनल पे बने हुए हैं। हमने पूछा लोगों के आर्थिक हालात के बारे में, कितने बदले हैं आम लोगों के आर्थिक हालात बीते एक साल में उनकी खुद की इकोनॉमिक सिचुएशन में कितना चेंज आया है, उसके नतीजे आपके सामने हैं। 61% लोग बोलते हैं कि उनकी आर्थिक हालत में सुधार आया है। ये नेशन वाइड फिगर है। 32% लोग जस के तस, खराब हुआ, ये फिगर खासा इंपॉर्टेंट है। केवल 5% लोग हैं, 5% लोग हैं जो ये कहते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति खराब हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, क्योंकि सलमान सोज साहब ने हमला किया कि आर्थिक हालात जो देश के बन रहे हैं उसका कुछ फायदा नुकसान नहीं हो रहा है। ये बात हुई है लोगों के आर्थिक हालात की। अब मैं अगर इसी को अंडरलाइन करना चाहूँ देश के आर्थिक हालात में, कि बीते एक साल में देश की आर्थिक हालत कैसी हुई है मोदी साहब के नेतृत्व में, इसके नतीजे अब आपके सामने हैं। 63% लोग बोल रहे हैं कि देश की आर्थिक स्थिति सुधरी है, बेहतर हुई है। 30% लोग जस के तस, यानी चेंज अगर नहीं भी आया है, अगर मैं इसको जोड़ भी लूँ खराब हुए के साथ, तो भी ये महज 35% होता है, जो कि विपक्ष को हमला करने के लिए उतना तेज नहीं है। अभी तक हनीमून पीरियड कह लीजिए, फील गुड कह लीजिए, मोदी सरकार का जारी है। 63% लोग कहते हैं कि बीते एक साल में देश के आर्थिक हालात ठीक हुए हैं। हमारा अगला सवाल था रोजगार को लेकर, नौकरी को लेकर, कि रोजगार के मौके कितने पैदा हुए बीते एक साल में। इन 20,000 से ऊपर हमने सैंपल साइज से पूछा। 28% लोग कहते हैं कि एक साल में रोजगार के मौके बढ़े हैं। 35% लोग जस के तस कहते हैं। 23% लोग कम कहते हैं। यानी अगर इन दोनों का आंकड़ों की तुलना की जाए तो ऐसे लोग ज़्यादा हैं जो पॉजिटिव दिशा में देख रहे हैं, जिनको लगता है कि नौकरी के अवसर बढ़े हैं। कम से कम नुकसान करने को लेकर केवल 23% लोग हैं जिनको लगता है कि हालात नहीं सुधरे हैं। आगे बढ़ता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल महंगाई का, जो बात बार बार कही जाती है महंगाई को लेकर। बीते एक साल में महंगाई की क्या स्थिति हुई है? बड़ी है। सबसे बड़ी चिंता की बात अगर कोई है इस सरकार के लिए, जो फैक्टर अफेक्ट कर सकता है, मेरे ख्याल से इस सर्वे का जो एक महत्वपूर्ण अंडरलाइन है वो ये है, 42% लोग बोलते हैं कि महंगाई बढ़ी है। 26% लोग बोलते हैं कि जस की तस है। 21% लोग कहते हैं कम है। यानी यहाँ पर मोदी सरकार के लिए, प्रधानमंत्री मोदी के लिए वाकई में चिंता की बात है कि ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि महंगाई बढ़ी है। बावजूद इसके
सरकार के कामकाज से संतुष्ट नजर आते हैं, जैसे कि हमने आपको शुरू में दिखाया। अगर मैं महंगाई को बाइफर्केट करूं, केवल उत्तरी राज्यों की बात करूं, नॉर्थ जोन की बात करूं, यहां पर 30% लोग महंगाई को बढ़ा हुआ कहते हैं। ये चिंता की बात है बीजेपी के लिए कि महंगाई इन इलाकों में बड़ी दिखती है। लेकिन असली चीज़ में लेके आता हूं, क्योंकि यहाँ पर ऐसे राज्य हैं जहाँ पर बीजेपी का पैठ है, बीजेपी की सांसद हैं, बीजेपी की सरकारें हैं, बीजेपी की कम से कम कदम दिखाई देते हैं। लेकिन अगर हम इसको उन 6 राज्यों में ले जाएं जहाँ पर चुनाव होने वाले हैं, ये फिगर और इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि महंगाई को लेकर उन राज्यों में क्या स्थिति है जहाँ पर चुनाव होने वाले हैं। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, जेडीयू की सरकार है, 61% लोग कहते हैं महंगाई बढ़ी है। तमिलनाडु में 62% लोग बोलते हैं महंगाई बढ़ी है। पश्चिम बंगाल में 74% लोग कहते हैं महंगाई बढ़ी है। 19% लोग दिल्ली में कहते हैं महंगाई बढ़ी है। प्रदीप जी, मेरा सवाल यहाँ पर आपसे है, क्या समझूं इन फिगर से मैं? क्या ये महंगाई जो बढ़ी है वो नरेंद्र मोदी जी के लिए की वजह से बढ़ी है या राज्य सरकारों की नीतियों की वजह से बढ़ी है? क्योंकि मोटे तौर पर देखा महंगाई बढ़ी है, ये बात हमको समझ में आती है। मोटे तौर पर पहली फिगर में कहा गया महंगाई बढ़ी है। जी, जब हमने अपने सर्वे में, सबसे पहले बता दूं कि मैंने खुद ने उत्तर प्रदेश और बिहार में कुछ जगहों पर सर्वे किया है, और पहला सवाल हमारा था आप सरकार से, मोदी गवर्नमेंट से संतुष्ट हैं या नहीं है। तो उसने उन्हें अपना जवाब दिया, जो भी था, संतुष्ट था या नहीं थे। जिन्होंने जवाब दिया कि संतुष्ट हैं, और जब हम फिर नीचे गए कि आपका महंगाई के बारे में क्या रहा है, तो उन्होंने बताया महंगाई तो, कुछ ने बताया महंगाई तो साहब बढ़ी है। इमीडिएटली जैसे आपने मुझसे क्वेश्चन किया, मैंने उनसे क्वेश्चन किया था कि महंगाई बढ़ी होने के बावजूद भी आप कह रहे हैं कि आप मोदी गवर्नमेंट से संतुष्ट हैं। तो उनका एक दो टूक जवाब बाय एंड लार्ज सभी सर्वे में, सभी सर्वेयर से हमने ये पूछा जब आई रियलाइज दिस कि ये सवाल आ रहा है, तो उन्होंने कहा साहब सरकार पहले से तो बेहतर है। तो वही तुलनात्मक अध्ययन वाली बात है कि आपके सामने विकल्प क्या है। तो विकल्प के चलते वो हमेशा ये कह रहे हैं कि भली महंगाई बढ़ी है लेकिन बेहतर है। सहबल साहब, आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे इन आंकड़ों को? नहीं, मेरे समझ से जो आपका जो 3 पार्ट जो सर्वे का रिजल्ट आप दिखाए हैं जी, पहले मैं एक बात को क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं सर्वे पर मेरा पूरी भरोसा है, और जिस ढंग से आपने जिस ऑनेस्टी के साथ वर्क किया उसमें कोई हमको डाउट नहीं है। हमको सर्टेन मेथोडोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को लेकर के था कि जो कारण दिखाया गया है पॉपुलैरिटी का, उसको लेकर के प्रॉब्लम है। जी जी। जहां तक जो सेकंड पार्ट ऑफ द सर्वे है, जिसमें कि आपने मोदी जी का पॉपुलैरिटी का डिफरेंट पहलू दिखाए हैं, हमको लगता है उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो अगर पिछले सरकार की तुलना में जो उनका लीडरशिप जिस ढंग से उभर करके आया है वो ठीक है। मगर जो अभी जो आप इकोनॉमिक कारण जो आप दिखा रहे हैं जी, और उसमें जो एक सब्सटैंशियल क्वेश्चन मार्क है प्राइस को लेकर के और दूसरे चीज को लेकर के, उससे डिस्कनेक्ट लगता है जो पॉपुलैरिटी का। राइट। देखिए, 2 ढंग से हम एनालाइज कर सकते हैं कि इंडिविजुअल पॉपुलैरिटी की, क्योंकि सब दूसरा लीडर एक्लिप्स हो गया है नेशनल लेवल में, तो उस तुलना में उनका पॉपुलैरिटी बहुत हाई जरूर होगा। मगर जो पॉपुलैरिटी ऑफ द गवर्नमेंट एज रिवील जो प्राइस को लेकर के और दूसरे चीज को लेकर के है, जो स्टेटस को के विषय लोग बदले जस के तस है, जी जी, ये सब काफी हमको लगता है कि आप ही का फिगर जो है वो अलार्म बेल रिंग कर रहा है बीजेपी के लिए फ्यूचर में। नरसिम्हा राव साहब जवाब देंगे? जीवीएल, आपको देखना पड़ेगा। इकोनॉमिक सिचुएशंस अलार्म बेल रिंग कर रही है बीजेपी के लिए? सुमित जी, जिस प्रकार की हालात, जिस प्रकार की इकोनॉमी हमें विरासत में जो मिला है, वो काफी कठिन परिस्थिति थी। उस कठिन परिस्थिति से, उस समय से गुजरकर जिस प्रकार की इकोनॉमिक मैनेजमेंट सरकार ने किया है, मैं समझता हूं ये बिल्कुल तारीफ के लायक है। क्योंकि महंगाई का दर की हम बात कर रहे हैं, तो वस्तुओं का प्राइसेस गिरना और लंबे समय में संभव नहीं है। तो जनता समझती है, तो महंगाई का दर जो है, जब तक वो नियंत्रण में है, जनता को
उससे उस किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। नहीं, महंगाई की दर नियंत्रण में रखना 10 साल तक। जीवीएल साहब, महंगाई की दर नियंत्रण में रखना और जो दाल 40 रुपए की मिलती थी वो अगर 80 रुपए की मिलने लगे तो ये चिंता की बात नहीं है आपके लिए? अब देखिए, इसी कुछ कमोडिटीज को लेकर, खासकर जो पल्सेस की आपने बात की है, बिल्कुल ये सच्चाई है। कुछ अरहर दाल और कुछ और दाल के दाम बढ़े हैं, उसी जगह कुछ अन्य दालों की दाम घटे भी है। तो हम ओवरऑल, यदि एक तो आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को देखिए या कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स को देखिए, दोनों में आप जब देखेंगे, दोनों की जो महंगाई का दर है ये केवल 4 से 6% तक रहा हमारे कार्यकाल में, जो कभी 8 से 14% तक रहती थी कांग्रेस के कार्यकाल में। सलमान सोज साहब मुस्कुरा रहे हैं, जवाब देने के लिए आतुर हैं आपकी बात पे। सलमान सोज, बिल्कुल कंट्रोल में है पहली बात, अगर मेरे दोस्त जीवीएल को खुश रहना है, सब ठीक है, सब अच्छा हो रहा है, सब संतुष्ट है, तो ठीक है, आप ऐसे खुश रहिए। मैंने केवल नए महीने क्लेम कर रहा हूं। जनता क्या, मैं सुनिए बात, आप कहते हैं कि सरकार के जो आंकड़े बड़े जबरदस्त है, तूफान है। अब मुझे बताइए जीवीएल, आपकी सरकार खुद कहती है कि मैं आपको कुछ मिसाल देता हूं ताकि लोगों को भी कुछ पता चले ना कि आप क्या बात करते हैं। एक्सपोर्ट्स 21% डाउन मार्च में, 14% डाउन अप्रैल में। मैं अभी की बात, आप ही की सरकार का डेटा दे रहा हूं आपको। आप ही की सरकार का डेटा, आपको ओवरऑल इकोनॉमी के मैनेजमेंट को देखना है। आप सेलेक्टिव स्टैटिस्टिक्स कोट करते हैं सलमान। मैं आपको करता नहीं जीवीएल, मैं आपको तो टोकता नहीं, आप क्यों टोक रहे हैं? मुझे बोलने दीजिए। अच्छा, भाई विपक्ष की आवाज को सुन लीजिए जीवीएल, वैसे विपक्ष की आवाज बड़ी दिनों के बाद निकलनी शुरू हुई है। जॉब्स पे चलते हैं ना, नौकरियों पे चलते हैं। आप ही का गवर्नमेंट डेटा है कि जब से आप आए तब मैं इसका जवाब दूंगा सलमान। की जो ग्रोथ है, पहले सुनिए, नौकरियों की ग्रोथ जो है वो डिक्लाइन कर रही है, कम हो रही है। मैं आपका जवाब देता हूं। आपके टाइम में जो किसानों ने आत्महत्या करना शुरू कर दिया, वो पिछले साल के मुकाबले में इस साल तकरीबन 6 गुना ज्यादा। सुनिए ना बात, आप तो कहते हैं सब संतुष्ट है। अगर संतुष्ट है, लोग अपने आप को मार क्यों रहे हैं? पहले बात सुनिए, पूरी बात सुनिए। आप गलत आंकड़े हैं। अरे आप गलत आंकड़े लेकर के आपके नेता की तरह, नहीं, आपकी गवर्नमेंट का डेटा दिक्कत क्या है? अरे पहले बात सुनिए। आप राहुल गांधी के क्लोन बनने की कोशिश कर रहे हैं। जीवीएल, आप राहुल गांधी की तरह क्यों टेंशन में आते हैं? आप नहीं, जवाब दीजिए, क्योंकि समय नहीं मिलता है प्रोग्राम में, इसलिए मैं आपकी बात को यहीं पर काट रहा हूं। सरकार है, क्योंकि आपके नेता राहुल गांधी की तरह आप भी आपकी सरकार है, नोट करके जवाब दे रहे हैं। हमें तो बोलने के आधारित जवाब नहीं दे रहे। आप टेंशन आपके कार्यकाल में आप मुझे बताइए, 10 साल तक जो ग्रोथ रहा, मुझे आपके टाइम में विदाउट एम्प्लॉयमेंट जॉबलेस ग्रोथ था। फॉरेन, अरे क्या ये आपके कार्यकाल में सलमान, आप जवाब दीजिए, क्या ये जॉबलेस ग्रोथ नहीं था? जीवीएल जीवीएल या तो नहीं, रंगराजन को छोड़िए और मेरी बात का जवाब दीजिए। आपकी गवर्नमेंट ने डेटा निकाला, रंगराजन जॉब ग्रोथ जो है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के चेयरमैन थे, इकोनॉमिक काउंसिल थे, उन्होंने आपकी सरकार को कहा कि हमारे इस कार्यकाल में जो ग्रोथ है एक एक करके बोलिए, फ्रस्ट्रेटिंग जीवीएल, एक एक करके बोलिए जीवीएल, एक एक करके बात करते हैं। जीवीएल, आप मुझे बताइए, आपकी गवर्नमेंट ने क्यों डेटा निकाला कि आपकी जॉब ग्रोथ कम हो रही है? बताइए, जवाब दीजिए। मैंने निकाला क्या? आपकी गवर्नमेंट ने निकाला है। अभी बता दूं डेटा अभी निकाल के, पिछले 3 क्वार्टर जॉब ग्रोथ कम है। ये जो आप देखिए, हमारी जो विरासत कहां निकला डाटा है सर? आप 10 साल तक डेटा ग्रोथ आपने बनाया, नया पॉलिसीज हम बना रहे हैं, और इसके असर होने में 1 साल लगेगा, 1-2 साल का लगेगा। तो आप अगर आपको इतनी खराब इकोनॉमी मिली तो 7% ग्रोथ आपने क्यों दिखाई? इकोनॉमिक हमारे टाइम के लास्ट साल में उसका असर आप देख रहे हैं, बताइए। 7% ग्रोथ कम है या फिर? अगर आपने हमें कहा कि 7% ग्रोथ हमारे लास्ट सलमान साहब, अब वो फिगर आपने कहां से निकाला, मैं जानना चाहूंगा। आपके कार्यकाल में लेबर डिपार्टमेंट 5% से कम था पिछले 2 साल। डिपार्टमेंट सुमित अवस्थी जी, ठीक है। प्रताप बानू मेहता का एक आर्टिकल है मई 15 को फाइनेंशियल एक्सप्रेस में, आप पढ़ लीजिए, जीवीएल पढ़ ले। आप रंगराजन की बात नहीं मान रहे, लेकिन आप प्रताप बानू मेहता की बात मान रहे हैं। नहीं, आप रंगराजन की बात को बताता हूं।
नहीं, आपने कहा रंगराजन को छोड़ दो पीछे, इसलिए बोल रहा हूँ। चेयरमैन थे, मैं आपको कहता हूँ इस गवर्नमेंट की बात सुनिए, इस गवर्नमेंट की बात सुनिए। काउंसिल के आप चेयरमैन मुझे बताइए, आपकी एक मिनट, क्रेडिट ग्रोथ आपके टाइम में 18 साल इतना कम नहीं रहा। क्रेडिट ग्रोथ, अगर बैंक आपको लोन नहीं देगा तो आप काम कैसे करेंगे? और आपके बैंकिंग सेक्टर इस वक्त आपके सवाल का जवाब ले लो फिर स्मिता जी। कदम नहीं उठाया, लेकिन क्रेडिट ग्रोथ नहीं हो रहा है। जीवीएल जवाब दीजिए स्पेसिफिक। देखिए सलमान, आपकी तरह, आपकी सरकार की तरह हम बैंक्स के कामकाज में कोई दखल नहीं देते हैं। क्रेडिट और इंटरेस्ट रेट्स बहुत जल्दी घटने वाले हैं, और जब इंटरेस्ट रेट्स घटेंगे क्रेडिट ऑफ टेक अपने आप बढ़ेगा। आप तो इस इकोनॉमी को डुबा देंगे। You have to worry about credit quality. What are you talking about? Asset quality जो आपको देखना पड़ेगा। जो इकोनॉमी को आपने डुबाया, हम क्या कहते हैं उस आईसीयू से इकोनॉमी को बाहर निकाले हैं। अभी तंदुरुस्त है इकोनॉमी और बेहतर होगी अगले 2 साल में। जीवीएल सलमान, एक मेरे पास माफी के साथ, मैं माफी साथ 2 पैनलिस्ट और हैं, दोनों महिलाएं हैं, और मैं नहीं चाहूंगा कि महिलाओं की आवाज इस शोर शराबे में कहीं दबे। मनीषा जी, आपको लगता है कि महंगाई एक चिंता का विषय है जिस बारे में आपकी एनडीए सरकार को सोचना चाहिए, जिसमें आपके अपने लोग भी मंत्री हैं दिल्ली में? देखिए, महंगाई ये बड़ा मुद्दा चुनाव के पहले थी, आज भी रहेगी और कल भी। ऐसा है कि कांग्रेस ने जिस प्रकार की शासन किया था देश में, तो काफी सारे प्रॉब्लम्स निर्माण हुए थे, और 1 साल का समय बहुत कम है कि किसी सरकार का हम मूल्यांकन करें, और कुछ बातों पे समाधान है तो कहीं असमाधान है। मनीषा जी, जब हम अच्छी बात कहते हैं, नंबर देते हैं अच्छे, तो आप मूल्यांकन स्वीकार कर लेते हैं। जब उसी मूल्यांकन के तहत सवाल खड़े करते हैं तो आप लोग सवाल खड़े करते हैं। मुझे पूरा करने दीजिए। जी बोलिए। तो मैं काफी टाइम से बैठी हूँ, आप कोई बात नहीं करने देते हो, और जब कोई बात करता है तो आप बीच में टोकते हो। प्लीज बोलिए। तो एक ये सैंपल साइज जो है ये बहुत कम है। हमारे देश में करोड़ों की जनता रहती है। मनीषा जी, सॉरी, मैं इसलिए टोक रहा हूँ, माफी के साथ, अब मैं टोकूंगा। ये देखिए मनीषा जी, आपको शायद पता नहीं है, मैं दोबारा बोलूं, 20,000 का सैंपल साइज है, अब तक का ये सबसे बड़ा सर्वे है। समाधान है, मगर पहले की सरकार से हम कंपेयर करें तो निश्चित ही एक प्रकार से एक लोगों की भावना है कि ये सरकार कुछ करना चाहती है, इस प्रकार का एक फीलिंग है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री बात करते हैं लोगों से, तो लोगों का एक जनरल परसेप्शन है कि प्रधानमंत्री कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसके ऊपर लोगों ने उनको वोट किया है। मगर आगे देखना है, और हम भी प्रधानमंत्री हम सरकार में हैं, फिर भी हम प्रधानमंत्री जी से अपेक्षा करते हैं कि रीजनल पार्टीज को उनका से और उनके जो इंटरेस्ट है, जिस प्रकार से हमारा इंटरेस्ट महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र के लिए क्या है, महाराष्ट्र के लिए सरकार क्या कर रही है, ये निश्चित ही शिवसेना मेरे ख्याल से बजाय इस फोरम पे बोलने के आप अपनी कैबिनेट की बैठक में, एनडीए की बैठक में बोलेंगे तो ज्यादा आसानी से प्रधानमंत्री सुन पाएंगे। हम कहते हैं क्यों नहीं कहेंगे। दोपहर का सामना में लिखने की बजाय इंटरनली बात करें तो बेहतर होगा। स्मिता जी, आपने मुझे बुलाया है तो कुछ कहूंगी। जी जरूर कहिए, आप, फोरम इज ओपन। सुमित, जब इलेक्शन के टाइम हम लोगों ने जब इंटरव्यू किया था नरेंद्र मोदी का, तो उन्होंने कहा था कि मुझे चीफ मिनिस्टर बार बार लोगों ने क्यों इलेक्ट किया, गुजरात की जनता ने, क्योंकि जो मैंने कहा वो मैंने किया। मतलब अगर मैंने कहा कि यहाँ पुल बनेगा, यहाँ पे नहर बनेगी, तो वो मैंने किया और वो देखने को मिला, इसलिए उन्होंने वोट किया। तो जब वो प्रधानमंत्री के लिए, जब वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए इलेक्शन लड़ रहे थे, तब उन्होंने अच्छे दिन का वायदा किया। अब अच्छे दिन के मायने हैं कि लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आ जाए, पर जब दाल नहीं खरीद पाएंगे, जब नौकरियां नहीं मिलेंगी, तो वो अच्छे दिन बुरे दिन में बड़ी जल्दी बदल सकते हैं। लेकिन 1 साल में वो सपना अभी भी लोगों पर, they still believe that he can deliver, क्योंकि जो पिछली सरकार थी उन्होंने बार इतना लो किया हुआ था, तो पीपल स्टिल होप कि पिछली सरकार के बनिस्बत इस सरकार पर विश्वास किया जा सकता है। अच्छे दिन का जो वायदा है वो शायद पूरा होगा, अभी तक विश्वास है, लेकिन वो ज्यादा देर नहीं लगती उस विश्वास को टूटने में। इसलिए जरूरी है कि एक तो महंगाई कम हो और दूसरी जॉब्स वो जरूर है। मेक इन इंडिया का वायदा है, लेकिन जब तक वो डिलीवर नहीं होता, डिलीवरी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ईयर नंबर 2।
अगर ईयर नंबर 2 में डिलीवरी नहीं होती तो ईयर नंबर 3 में पूरा मामला उलट सकता है। इनफैक्ट यही बात को मैं सहबल साहब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो बात स्मिता ने की, जो बात प्रदीप गुप्ता ने की, कि बार इतना नीचे था पिछली सरकार के कंपैरिजन में कि सरकार जो भी कुछ करती दिख रही है वो काफी अच्छा रेटिंग उसको मिल रहा है, काफी पॉजिटिव एप्रिसिएशन मिल रहा है। लेकिन अगले साल मैं भविष्यवक्ता बनते हुए अगर मैं सोचूं कि ये डिस्कशन हम 26 मई 2016 को कर रहे हैं, जब नरेंद्र मोदी सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं, तो बार 15 से हो जाएगा, 2015 से 2016 की सरकार को कंपैरिजन किया जाएगा। आपको लगता है कि इन नीतियों से लोकप्रियता और तमाम पैमानों पर सरकार ऊपर दिखेगी हमको 1 साल के बाद? आऊंगा सलमान, मैं आऊंगा आपके पास। हम समझते हैं कि जो अभी तक जो फंक्शनिंग रहा है उस परिप्रेक्ष्य में अभी भी उनका जो पॉपुलैरिटी हाई है, क्योंकि जो पिछला सरकार का जो फंक्शनिंग था वो काफी खराब था। मगर ये बात सही है कि 1 साल के बाद जो आप भविष्यवाणी कर रहे हैं या हम प्रोग्नोस्टिकेशन कर रहे हैं कि 1 साल के बाद लोग टैंजिबल रिजल्ट खोजेंगे कि क्या एग्जैक्टली हुआ। तो 2 ढंग से हम लोग देखेंगे, एक हिंदुस्तान के प्रति एक कॉन्फिडेंस, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति जो कॉन्फिडेंस है वो एक पक्ष है, और दूसरा है कि टैंजिबल रिजल्ट्स क्या हुआ है एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, ग्रोथ को लेकर के, एग्रीकल्चर को लेकर के, हिंदुस्तान का कनेक्टिविटी को लेकर के, हिंदुस्तान का कोहेजन को लेकर के, यहाँ पर जो एक कम्युनल पीस को लेकर के कई मापदंड में इसको नापा जाएगा। और मेरे ख्याल से चुनौती अगले साल ज्यादा होगी, ये चुनौती अगले साल ज्यादा होगी। बिल्कुल। सलमान सोज साहब कुछ बोल रहे थे, जो वाइंड अप कर रहे हैं, सलमान सोज। जी देखिए, स्मिता जी ने कहा कि मोदी जी ने कहा, स्मिता जी ने कहा ना कि मोदी जी ने कहा भाई मैं बार बार जीता क्योंकि मैंने जो वादा किया वो निभाया। 24 अप्रैल को इन्होंने 2014 में कहा किसानों से कि भाई हम आपको 50% प्रॉफिट देंगे, कॉस्ट प्लस 50%। इस फरवरी 2015 में सुप्रीम कोर्ट के सामने इसी गवर्नमेंट ने कहा वो फीजिबल नहीं है, हम नहीं दे सकते कॉस्ट प्लस 50% किसानों को, हम 50% नहीं। तो क्यों झूठा वादा इन्होंने किया? आपको लगता है कि इसका इनको असर नहीं होगा? इसका असर जरूर होगा, इनको इसका जवाब देना पड़ेगा। ठीक है। आप मेरा फोरकास्ट ये है कि ये गवर्नमेंट अगर इन्होंने डिलीवरी ज्यादा नहीं की, बातें बहुत की हैं। हाँ, वही पैकेजिंग वाली बात हमने देखा था, 16% लोगों ने कहा। हाँ सलमान तो एक लास्ट कमेंट, जीवीएल लास्ट कमेंट आपका, मुझे वाइंड अप करना है। जीवीएल। सुमित जी, कांग्रेस पार्टी की बेचैनी को हम समझ सकते हैं। वो इस इंतजार में बैठे हैं जैसा वो गुजरात में 15, 20, 25 साल तक इंतजार में बैठे रहे ताकि कुछ गलत हो जाए और सत्ता हमारे हाथ आ जाए। लेकिन ये उम्मीद कभी मुमकिन नहीं हो पाया गुजरात में। वही निराशा उनको दिल्ली में भी, केंद्र में भी मिलने वाली है। काम करो यार, एक प्रशासक है, एक एक्सपीरियंस्ड, एक साल के बाद जो सरकार पहले साल में, मैंने आपके दर्शकों के लिए सुमित जी, पहले माफी के साथ थैंक यू बोलूंगा, मेरे पास वक्त की कमी है। तमाम पैनलिस्ट का 6 लोगों का मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन वाइंड अप करें उसके पहले बताएं, इस सर्वे के बहुत से सवाल हैं जिनको अभी खुलना बाकी है, जिनके नतीजे सामने आना बाकी है। तो कल शाम IBN 7 पर यह सबसे बड़ा सर्वे और उसका पार्ट 2 जारी रहेगा। कल बात होगी पॉलिटिक्स की, कल बात होगी RSS के इंटरफेरेंस की, कल बात होगी नरेंद्र मोदी की या RSS की या बीजेपी की भगवा वाली छवि की, उसके वजह से क्या सरकार पर कोई असर पड़ रहा है। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस सबसे बड़े सर्वे में, जो 23 राज्यों में 20,000 से ज्यादा लोगों के